जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सीटेट जुलाई की दोस्तों तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। इससे पहले आपके लिए यहाँ पे ईवीएस के 4 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। आज है 5वां प्रैक्टिस सेट। सीटेट की तैयारी दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल इस चक्कर में ना रहें कि सीटेट का एग्जाम जो है जुलाई में नहीं होगा। बिल्कुल आपकी परीक्षा जो है जुलाई में होगी और जुलाई के फर्स्ट वीक में ना होकर सेकंड वीक में हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा जुलाई में जरूर होगी। तो उसके नोटिफिकेशन आपको इसी महीने में देखने के लिए मिलेगा। आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बिल्कुल, तो चलिए उसी तैयारी में यहाँ पे आज प्रैक्टिस सेट नंबर ईवीएस का 5वां है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। दोस्तों आप भी अपनी तैयारी जो है जरूर चेक करिएगा कि आपके द्वारा जो है यहाँ पे कितने प्रश्न जो है वो सही हो पा रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। दूसरा ऑप्शन है कि परिवार और मित्र, भोजन, पानी और यात्रा। तीसरा है कि चीजें जो हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ, काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। तो इसमें से 4 थीमें कौन कौन सी हैं जो बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करने वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सेकंड सही है, क्योंकि परिवार और मित्र, भोजन, पानी और यात्रा ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे इस प्रश्न के आंसर को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश जो है वो करेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा, अगर हम बात करें यहाँ पे कक्षा 3 से लेके 8 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम जो है वो 6 विषयों के या 6 व्यापक थीमों के इर्द गिर्द ही टहलता रहता है, या 6 थीमों के इर्द गिर्द ही बुना गया है पूरा आपका ईवीएस 3 से लेके 5 तक की कक्षाओं में जो आपको पढ़ाया जाता है। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये आपकी प्रमुख 6 थीम है और इसी 6 थीमों के इर्द गिर्द जो है आपका पूरा ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है 3री से लेके 5वीं तक इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। तो ये रही आपकी, जिसमें से आपको वहाँ पे दिया गया था कि परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय और यात्रा। तो 4 प्रमुख थीमें हैं जो कि 6 थीमों में से मेन थी। अब यहाँ से दोस्तों इस 6 थीम को बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि 6 प्रमुख थीम है: परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीम है। आगे हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से अगर हम बात करें तो परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, यात्रा और 4 थीम है जो ईवीएस पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखती हैं। परिवार और मित्र के अंतर्गत जो है 4 उप थीम भी होती हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 4 उप थीम कौन कौन सी होती हैं? संबंध होता है, कार्य और खेल होता है, जानवर और पौधे। तो ये 4 प्रमुख क्या होती हैं? उप थीम होती हैं जो कि किसके अंतर्गत आती हैं? परिवार और मित्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने की कार्य प्रणाली है। खाना बनाने का यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न अच्छा है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा खाना पकाने की कार्य प्रणाली है, जिसको कहते हैं खाना पकाने का अच्छा तरीका कौन सा है इसमें से। पहला है कि सब्जियों को काटना और फिर उन्हें बहते जल में धोना। दूसरा है कि सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ देर धूप में रखना। तीसरा है कि जीवाणुओं को मारने के लिए सब्जियों को डीप फ्राई करके पकाना। चौथा है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर काटना। तो बिल्कुल अगर हम अच्छे तरीके की बात करें तो खाना पकाने का एक अच्छा तरीका कौन सा इसमें से, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 है कि सब्जियों को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, फिर जो है उनको काटना चाहिए। खाना पकाने का सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छा तरीका जो है वो माना जाता है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में चीजें हम बनाते और करते हैं एक डैश है। क्या है दोस्तों? आप सभी को अभी मैंने आपको बताया कि 6 थीमें जो हैं प्रमुख होती हैं, ठीक है। उन 6 थीमों में से चीजें हम बनाते और करते आए हैं, ये क्या है? थीम है कि सब थीम है या पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है?
तो बिल्कुल विषय है या उप विषय है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है। तो बिल्कुल चीज़ें हम जो बनाते या करते हैं तो क्या दोस्तों आपका विषय है। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि 6 थीमें होती हैं प्रमुख, और 6 थीमों में से परिवार और मित्र के अंतर्गत 4 उप थीम भी यहाँ पे देखने और के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो परिवार और मित्र जो होता है उसके अंतर्गत 4 उप थीमें होती हैं। रिश्ता होता है जिसको संबंध बोलते हैं, कार्य और खेल होता है, पशु होते हैं, पौधे होते हैं। इसके अलावा परिवार मित्र एक थीम हुआ आपका, दूसरा भोजन हुआ, तीसरा आपका आश्रय, चौथा आपका क्या हुआ, जल हुआ, और पांचवा आपका यात्रा। हम चीज़ें कैसे बनाते और करते आए हैं क्या है आपका थीम है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ें हम खेलते करते और बनाते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो थीम या विषय के अंतर्गत जो है उसको काउंट करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न है यहाँ पे, अच्छा प्रश्न है क्योंकि भाषा से या लैंग्वेज से रिलेटेड भी प्रश्न आपकी ईवीएस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ईवीएस को इन्वायरमेंट स्टडीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है, लैंग्वेज से प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कुडुख जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। तो बिल्कुल कुडुख के बारे में यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कुडुख है क्या। बिल्कुल चलिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कुडुख जो है क्या होता है। कुडुख यह झारखंड के जंगल में रहने वाले लोगों का एक विशेष प्रकार का क्या होता है, समुदाय होता है। वे जो भाषा बोलते हैं उसी को क्या कहते हैं, कुडुख भाषा बोला जाता है। आदिवासी लोग जो हैं किसे कहते हैं, वे लोग जो जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहता है, उन्हें आदिवासी कहते हैं। और झारखंड के जंगल में रहने वाले लोगों का एक समुदाय होता है कुडुख, और उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी को क्या कहते हैं, कुडुख जो है कहा जाता है। अगर हम बात करें तो अपने अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं लोग। और इसके अलावा भाषा उत्तरी बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में भी जो है ये भाषा जो है वो बोली जाती है। कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ, कभी पूछ लेता है प्रश्न में कि कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल या वन होता है, ठीक है भैया। चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ उससे पहले जान लीजिए कि मिजोरम में भी कभी कभी पूछ लेता है कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसको भी आप जान लीजिए कि मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मिजो है। कौन सी है, मिजो भाषा जो है वो मिजोरम में बोली जाती है। वही बात करें मणिपुर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मीती भाषा। अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, नीसी है। मणिपुर में मीती भाषा, अरुणाचल प्रदेश में नीसी भाषा, और मिजोरम में जो है मिजो भाषा या मिजो लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा जो है कितने प्रश्नों के जवाब जो है वो सही हो पा रहे हैं। प्रश्न है अगला कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह देखा गया है कि लोगों ने पत्थरों, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके अपने घर बनाए हैं। इन घरों में 2 मंजिलें हैं। भूतल पर वे पशुओं के रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं और आवश्यक वस्तुओं को भी वहां पे संग्रहित करते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं और घरों की छतें कैसी होती हैं, समतल होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों से उनका निर्माण जो है या बनी होती हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र कौन से राज्य का हिस्सा है। तो इस प्रकार से प्रश्न अक्सर आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, घरों की बनावट कैसी है उसके आधार पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो है घर होते हैं, और घर का प्रकार क्षेत्र की जलवायु के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ के जलवायु या परिस्थितियाँ किस प्रकार से हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे जो है घर वो बनाए जाते हैं। घर विशेष रूप से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार भी जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो घर यहाँ पे दिया गया है जिसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है वो कहाँ के घर हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, जम्मू और कश्मीर जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे यहाँ पे कुछ और घरों की विशेषताएं उसको भी जान लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में जो घर होते हैं कैसे बने होते हैं, घर लकड़ी के, मिट्टी और रेत से बने होते हैं। घरों की छतें कैसी होती हैं, समतल होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों से इनका निर्माण जो है वो किया गया होता है। वहीं जो असम में घर होते हैं, कभी कभी असम से रिलेटेड प्रश्न पूछता है कि ऐसे घर कहाँ पे बनाए जाते हैं जो कि जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पे जो है बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे मकान असम में जो है बनाए जाते हैं। घरों को मजबूत बांस के खंभों पे जो है बनाया जाता है। उनके घरों के अंदरूनी हिस्से जो है किसके बने होते हैं, लकड़ी से
बने होते हैं। अगर समतल क्षेत्र की बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पे जो घर हैं वो ईंटों, पत्थरों और कंक्रीट से जो है उनका निर्माण किया जाता है। तो इसको दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में घर जो है लकड़ी और मिट्टी के रेत से बने होते हैं। घरों की छतें जो होती हैं बिल्कुल समतल होती हैं और मोटे पेड़ों की टहनियों से जो है इनका निर्माण किया जाता है। वहीं बात करें असम में तो घर जो है जमीन से लगभग 10 से 12 फीट जो है ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और घरों को मजबूत बांस के खंभों पे जो है वो बनाया जाता है। उनके घरों के अंदरूनी हिस्से में जो है लकड़ी के जो है अंदरूनी भाग जो होता है घर का वो लकड़ी से बना होता है। और समतल क्षेत्र की बात करें तो जैसे बिहार हुआ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में जो घर हैं वो ईंटों, पत्थरों और कंक्रीट से जो है वो बनाए जाते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि घर्षण के बारे में चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने अवधारणाओं को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। शिक्षक द्वारा उद्धृत कुछ उदाहरण जहां घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है नीचे दिए गए हैं। पहला है कि हम कलम की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिखने में सक्षम होते हैं। दूसरा है कि हम पैरों और जमीन के बीच घर्षण के कारण ही चलने में सक्षम होते हैं। तीसरा है कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जो है घर्षण के कारण हमारे पास जो है वापस आती है। चौथा है कि हम गतिमान वाहन को घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर जो है वो रोक सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें से आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके ए, बी और डी, जिस ऑप्शन में आपको ए, बी और डी दिया गया वो बिल्कुल इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। यानी ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसका सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, उससे पहले आप जान लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि होता क्या है, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन जो हैं सही हैं। तो ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर डॉट्स या उभरे बिंदु जो है बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से जो है बनाया जाता है। चौथा है कि उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे जो है पढ़ा जाता है। तो ब्रेल लिपि के बारे में यहाँ पे कौन से कथन सही हैं, तो बिल्कुल आपको बता दें कि यह जो है ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर जो है लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, गलत है। जबकि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पे ये आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियों को नुकीले औजार से जो है बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर जो है उन्हें पढ़ा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके 1, 3 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे, और सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि बच्चों सहित, देखिए ब्रेल लिपि बात करें तो बच्चों सहित कुछ व्यक्ति नेत्रहीन हो सकते हैं। उनके पास चीज़ों को देखने के लिए बहुत सीमित दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति चीज़ों को छूकर और आवाज़ें सुनकर ज़्यादा ध्यान से जो है पहचानने की कोशिश करते हैं। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और विकसित करने में क्या करता है, सक्षम जो है या मदद करता है। तो ब्रेल लिपि उन्हीं के लिए होती है जो कि देखने में असक्षम होते हैं या सक्षम नहीं होते हैं या उन चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आवाज़ों को सुनकर या चीज़ों को छूकर ही उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ब्रेल लिपि जो है वो बनाई गई है। आगे चलिए, यहाँ पे जान लीजिए कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक सबसे लोकप्रिय संसाधन के रूप में जो है कार्य करता है। अगर इसका विकास की बात करें तो इसका विकास जो है 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। बिंदु प्रत्येक 3 बिंदुओं की 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के प्रकोष्ठों में व्यवस्थित होती है और इस प्रकार यह लिपि जो है बिल्कुल 6 बिंदुओं पे जो है वो आधारित होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे यहाँ पे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि IEEP का पूर्ण रूप क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, भारतीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना। तो भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, तो बिल्कुल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम इसका जो है राइट जवाब होगा। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया था। यूनेस्को और यूएनईपी ने साल 1975 से लेकर 1995 के बीच में इसका नेतृत्व जो है वो किया था। इससे होता क्या है जान लीजिए कि ऐसे पर्यावरण शिक्षा में रुचि रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के लिए एक नेटवर्क जो है वो बनाया जाता है और पर्यावरण समाचार पत्र कनेक्ट की शुरुआत जो है इसी के द्वारा जो है वो हुई थी। चलिए आगे चलेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल का उत्पादक करता है? असम और उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जान लीजिए कि 4 प्रमुख उत्पादक देश हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, चीन और कनाडा जो है इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसके राइट जवाब यहाँ पे दोस्तों जान लीजिए कि इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। पीसी कल्चर जो है क्या है? मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या इनमें से कोई नहीं। तो पीसी कल्चर का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, जिसमें मछलियों को कृत्रिम तरीके से जो है प्रजनन करना, पालन करना और स्थानांतरण करना जो है वो आता है। किसके अंतर्गत? पीसी कल्चर के अंतर्गत। तो मत्स्य पालन यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका बिल्कुल सही जवाब जो है वो होगा। ठीक है, वही बात करें अगर तो मछली पालन होता क्या है कि यह जलीय कृषि का एक रूप होता है जिसमें मछलियों को मछली टैंकों, तालाबों या महासागरों, आवड़ों जैसे बाड़ों में इसको पाला जाता है और मुख्यतः भोजन के लिए जो है इसका पालन किया जाता है। कृत्रिम प्रजनन, पालन और स्थानांतरण जो है इसका मेन काम होता है। पिसीकल्चर मछलियों को कृत्रिम तरीके से प्रजनन करवाया जाता है और उन्हें पाला जाता है और फिर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करता है? स्थानांतरित जो है वो कर दिया जाता है। चलिए भैया आगे चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? एच है, ए आर है या एच है या लिथियम? तो बिल्कुल अगर बात करें तो सबसे हल्का तत्व इसमें से कौन सा है? सबसे हल्का तत्व दोस्तों इसमें से कौन सा? हाइड्रोजन जो है। बिल्कुल हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व में से एक होता है। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व भी होता है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है और इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। बिल्कुल कभी कभी पूछ लेता है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक प्रोटॉन होता है मात्र, और न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल कितनी होती है? 0 होता है। हाइड्रोजन वायुमंडलीय दाब पर हवा से लगभग 14 गुना हल्का होता है। दोस्तों आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, जान लीजिए कि जो हाइड्रोजन होता है वो हवा से लगभग 14 गुना हल्का होता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन से ही बना होता है। चलिए आगे चलेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में गृहदत्त कार्य का उद्देश्य क्या है? पुनरावृत्ति एवं पुनर्बलन, घर पर समय का सदुपयोग करना, विद्यालय में सीधी संकल्पनाओं में दक्षता, अधिगम का विस्तार करना। तो बच्चे विशेषकर छोटे बच्चों में अधिगम और अपने आसपास के विश्व को समझने की स्वाभाविक इच्छा जो है वो होती है। उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जो इस अधिगम को सक्षम और समर्थन जो है करता हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस विशेषता के साथ ही अवसर को जो है वो पहचानती है। तो अधिगम विस्तार के अवसर जो है उपलब्ध कराना मेन इसका कार्य होता है। चलिए भैया हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे जानेंगे इसका और कार्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है गृहदत्त कार्य का। गृहदत्त कार्य भी बच्चों की बोधगम्य क्षमताओं को जानने के लिए आकलन के एक उपकरण के रूप में जो है वो कार्य करता है। अधिगम की प्रक्रिया केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहती बल्कि गृहदत्त कार्य अधिगम की सतत प्रक्रिया को जो है वो क्या करता है? उसको बढ़ाता है। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी का परिवहन के लिए, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे फ्लोएम का कार्य जो है पूछा जा रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो भोजन का परिवहन करना जो है फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, जान लीजिए कि फ्लोएम क्या है? एक जटिल उत्तक होता है जो कि संवहनी पौधों के भीतर
घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के परिवहन प्रणाली के रूप में जो है वो कार्य करता है। यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में जो है वो पहुंचाने का कार्य जो है वो करता है। यह एक प्रकार से बता दें तो यह एक जीवित ऊतक से जो है बना होता है, जो सक्रिय रूप से शर्करा को पौधों के अंगों तक पहुंचाने के लिए एटीपी के रूप में स्फीत दाब और ऊर्जा का जो है वो उपयोग करता है। सिंपल भाषा में समझिएगा कि एक प्रकार का जटिल ऊतक होता है जो पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिकों के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में जो है कार्य करता है, और यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का जो है कार्य फ्लोएम का होता है। चलिए भैया आगे चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिल्कुल यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बढ़ावा देना, या शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा जो है चिड़िया भ्रमण करने के लिए जाएगा तो वहाँ जो भी जानवर या पशु होंगे चिड़िया घर में, उनसे जो है उसका जुड़ाव होगा, उनसे जो चीज़ों को महसूस करेगा कि कौन सा जानवर जो है क्या चीज़ें खाता है या किस प्रकार की उसकी आवाज़ होती है, इत्यादि चीज़ों को दोस्तों वहाँ पे समझेगा, जिससे उस बच्चे का जो है उससे जो है लगाव भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शिक्षार्थियों को एक प्रकार से सक्रिय अनुभव जो है वो उपलब्ध कराने के लिए जो है वो ऐसा करता है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागरूकता विकसित करके पर्यावरण के सीखने में जो है उनको क्या करना, सक्षम बनाना, ये मेन उद्देश्य होता है। चलिए भैया यहाँ पे हम आगे चलेंगे। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक मेन उद्देश्य क्या होता है जान लीजिए कि नया सीखने का माहौल जो है बनाते हैं। क्षेत्र भ्रमण भी छात्रों को कक्षा के बाहर सीखने की जो है वो अनुमति प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि विषय को या कक्षा को जो है विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ के उनको जो है शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षक अक्सर चिड़ियाघर के क्षेत्र भ्रमण को छात्रों के लिए जानवरों का निरीक्षण करने और वन्य जीवों के साथ जुड़ाव महसूस करने का एक शानदार जो है तरीका जो है उसको मानते हैं। और छात्र दृश्य सीखने वाले होते हैं और एक क्षेत्र भ्रमण उन्हें जो है सक्रिय रूप से सीखने, छूने, महसूस करने और सुनने की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। वे क्या सीख रहे हैं इसकी भी जानकारी दोस्तों वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब जितना ज़्यादा बच्चों को सक्रिय अनुभव जो है, सक्रिय चीज़ें जो है दिखाया जाएगा, जिसमें बच्चा खुद से सक्रिय रहेगा, वो चीज़ों को वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है उनको सीख पाएगा। चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। जैसे यहाँ पे जान लीजिए कि संक्रामक रोगों में मधुमेह, दिल का दौरा, अति तनाव या डिप्थीरिया। तो जैसे डिप्थीरिया, खसरा, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, काली खांसी, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस और एड्स जैसे रोग जो हैं संक्रामक होते हैं। ये रोग जो हैं जीवाणुओं के द्वारा विषाणुओं से, कृमि या प्रोटोजुआ जैसे रोगजनक सूक्ष्म जीवों से जो है वे फैलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डिप्थीरिया जो है एक प्रकार से क्या है, संक्रामक रोग होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जानिए कि डिप्थीरिया एक प्रकार से तीव्र और अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है। खसरा एक वायुजनित रोग है जो कि खसरा वायरस के कारण होता है। वही अगर बात करें हैजा और टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। काला ज्वार प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। वहीं क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरिया या ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से जो है वो होता है। आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जो है वो किसने की थी। ग्रेगर मेंडल ने, जेम्स वेस्टन और फ्रांसीसी क्रिक ने, जे हांसन ने या हरगोविंद खुराना ने। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था, तो जेम्स वेस्टन और फ्रांसीसी क्रिक ने जो है इसकी खोज जो है की थी।